डिसीजन मेकिंग है जी, अभी रहता है बहुत सारा। लॉन्ग टर्म तो एमएफए में है, उसकी अपनी मुश्किलें, इसकी अपनी मुश्किलें। मैं इसको एक टॉपिक के तौर पे ही पढ़ा रहा हूं, वैसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूं आपको। ये आईगैप की बुक के लिहाज से ना 3 चैप्टर हैं। आईगैप की बुक के एतबार से 3 चैप्टर हैं। इनमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, वो भी साथ बता दूंगा। ईओक्यू वाले में नहीं था कुछ खास। ईओक्यू वाले में जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आपको बताया आरओएल होता क्या है, तो इस तरह की चीजें जरूर पूछी जा सकती हैं थ्योरेटिकल, अदरवाइज याद करने वाला कुछ नहीं है। और उससे पहले क्या था, वेरिएंस, वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया था। वो जो कॉजेस थे, लेबर में कुछ, लर्निंग में कुछ नहीं चली, उसमें भी बताया था। तो इसमें भी है थोड़ी सी चीजें याद करने वाली, वो बता दूंगा। वैसे चूंकि चैप्टर्स का जिक्र किया है तो इसलिए सिर्फ नाम बता देता हूं। सीवीपी एनालिसिस, ये मुश्किल तरीन चैप्टर है कॉस्ट का। ये दोनों तो वाकई कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, लेकिन सीवीपी में मैं अलग से जब सीवीपी शुरू करूंगा तो बता दूंगा कि अब सीवीपी शुरू किया है। अदरवाइज ये दोनों तकरीबन हम साथ मिक्स करके चल रहे होंगे। बीच में जिक्र कर दिया करूंगा कि कौन से चैप्टर पे हूं मैं अभी, लेकिन मैं इसको ओवरऑल डिसीजन मेकिंग ही कहता हूं। और ऑनलाइन वालों के लिए ये मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ही के नाम से सेक्शन बनाया है। अच्छा, इन चैप्टर्स पे तो जाएंगे बाद में, लेकिन डिसीजन मेकिंग पे पहले मैं कुछ जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। अभी मैं इन चैप्टर्स पे नहीं गया, अभी जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। जब इन चैप्टर्स में से जिस पे जाना होगा तो बता दूंगा। अभी बस सिर्फ इनका नाम लिख दिया, अब मैं डिसीजन मेकिंग जनरल बात कर रहा हूं। तो एक जनरल बात यह है कि डिसीजन मेकिंग का जनरल सवाल, जिसको मैं इन टॉपिक्स में भी नहीं बांट रहा, वैसे डिसीजन मेकिंग का सवाल बोलूं तो वो 2 तरह के सवाल हो सकते हैं। या तो कोई एक प्रपोजल होगा जिसको इवेल्युएट कर रहे होंगे, तो उसमें हाँ या ना करने का तरीका, प्रॉफिट है तो हाँ, लॉस है तो ना, या फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस में से चूज करना होगा। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? अगर प्रॉफिट्स हैं तो ज्यादा प्रॉफिट्स, और अगर खर्चों वाली ऑप्शन है तो जनरल बात यह है कि ये 2 तरह के सवाल हो सकते हैं। अभी मैं इस वक्त जनरल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं। अभी मैं इस वक्त इन टॉपिक्स, इन चैप्टर्स पे नहीं गया, अभी मैं जनरल डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 1-2 सवाल में अभी जनरल कह के पढ़ा दूंगा। फिर जब हम ये पढ़ लेंगे तो इनके बाद भी मैं फिर कुछ क्वेश्चंस जो कि इनका मिक्सचर होते हैं एक्चुअली, उनको मैं बस जनरल डिसीजन मेकिंग कह रहा होता हूं, फिर हम उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अभी शुरू में मैं जनरल डिसीजन मेकिंग, 1-2 तरह हल्के सवाल, एक बार डिसीजन मेकिंग का आइडिया हो जाए, फिर इन चैप्टर्स पे जाऊंगा। जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो इनके मिक्सचर सवाल भी होते हैं, उन मिक्सचर को भी फिर मैं दोबारा जनरल डिसीजन कह के प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो जनरल डिसीजन के बारे में अगर क्वेश्चन टाइप्स देखें तो क्या इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग ही थी। या तो कोई एक प्रपोजल होगा जिसको इवैल्यूएट कर रहे होंगे, प्रपोजल, जॉब, ऑर्डर, कुछ भी कह सकते हैं उसको। इसमें हम फैसला ऐसे करेंगे, अगर ये जॉब प्रॉफिटेबल हुआ तो, या फिर हम लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे होंगे। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी इनफैक्ट हम यही दूसरा वाला काम कर रहे होते थे। इसका तरीका क्या होगा कि हम उस ऑप्शन को लेंगे
जो अगर प्रॉफिट है तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, और अगर खर्चे हैं तो जो सबसे सस्ती ऑप्शन है। तो जनरली इन डिटेल्स में जाने बगैर एक जनरली अगर डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो दो ही तरह की बातें हो सकती हैं। या तो कोई एक प्रपोजल होगा जिसको वैल्यूएट करना होगा, एक कस्टमर ने ऑफर किया कि इतनी चीज हमने खरीदनी है, इतने पैसे देने को तैयार है, बताएं बेचनी है कि नहीं बेचनी, एक प्रपोजल है, उसको हाँ या ना डिसाइड करना है। तो फिर प्रॉफिटेबल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस में से चूज करना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी यही करते रहे। तो अगर प्रॉफिट वाली ऑप्शन है तो ज्यादा प्रॉफिट बेहतर है, और अगर खर्चों वाली ऑप्शन है तो कम। ये एक जनरल डिसीजन मेकिंग का एक ओवरव्यू दिया आपको। और ये बात भी पहले बता चुका कि ये हम जो भी कर रहे होंगे ओनली रेलेवेंट, सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स यूज कर रहे होंगे हम। इनमें से जो भी डिसीजन कर रहे होंगे रेलेवेंट आइटम्स यूज कर रहे होंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए ये बेसिक सी बात है कि सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स कंसीडर होती हैं। जी बिल्कुल, ये मैं फिर बता रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग जनरल कॉन्सेप्ट बताया है, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अभी मैं इन चैप्टर्स में नहीं गया, पहले इसी ओवरव्यू की बात करते करते और फिर जनरल ही एक दो सवाल कराऊंगा ताकि डिसीजन मेकिंग का आइडिया हो कि करना क्या है डिसीजन मेकिंग में, फिर इन चैप्टर्स पे जाऊंगा। दो सवाल इसमें से लाजमी आएंगे, तीन की भी उम्मीद हो सकती है। ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये मतलब आप मेरे ख्याल में इसको आप अच्छा ही समझेंगे। ये मुश्किल है नहीं, अपने लिए नहीं मुश्किल बता रहा, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। क्या बात? प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस में फिर सवालों की ऑब्जर्वेशन। पढ़ाना तो है ना, हो सकता है आपको ना लगे मुश्किल, पढ़ाना तो मैंने है, उसके बाद देखेंगे। हाँ जी, वेटेज इसकी ग्रेड इसका है 30 से 40, ये और ईओक्यू, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और ये 30 से 40 का ग्रेड है। 3 सवाल वो नोटेड है। चैप्टर कौन सा था? चाहे इस टाइप का क्वेश्चन हो, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमने यूज रेलेवेंट इनकम्स और रेलेवेंट एक्सपेंसेस ही करने हैं। रेलेवेंट पहचानने के लिए 4 रहनुमा असूल बता रहा हूं, ये आपको इस पूरे टॉपिक में काम आएंगे। रेलेवेंट इनकम्स एक्सपेंसेस पहचानने के 4 रहनुमा असूल। मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, ये आपको रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में बहुत हेल्पफुल होंगे। पूरे डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सुनहरी असूल कह लें, रहनुमा असूल कह लें। अच्छा, ये चारों पॉइंट लिखवाते हुए एक मिसाल रख लेते हैं ज़हन में। सामने मिसाल होगी ना तो फिर बेहतर समझ आएगी बात। शादियों का सीजन है, ये जो तो शादी हॉल है ना, इनमें रश लग गया ज्यादा, तो चले मिसाल तो पूरी होने। ये शादी हॉल जो है इनके पास जगह पड़ गई कम, उन्होंने राइस का ऑफर किया है कि शाम में आपकी क्लासेस तो होती नहीं है, तो ये जो रूम 423 है ना,
तो ये हमें फंक्शंस के लिए तो ये किराए पे चाहिए। अब सुन लेना यार, कॉन्सेप्ट सुन लें। अब राइस को ये फैसला करना है कि ये क्लासरूम उनको हॉल वालों को किराए पे देने हैं कि नहीं देने हैं। उन्होंने ऑफर की है जो भी रेलिवेंट अमाउंट होगी, जितने भी पैसे वो ऑफर कर रहे हैं हॉल वाले। अब डिसीजन ये है कि ये जो जॉब है, ये ऑफर, जॉब मतलब नौकरी वाली जॉब नहीं है, कोई भी काम करने वाले को जॉब कह रहे हैं, प्रपोजल, जॉब, ऑफर। तो राइस ने अब ये डिसीजन करना है कि ये ऑफर एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। ये है इस वक्त एक डिसीजन। फैसला होगा रेलिवेंट इनकम्स और एक्सपेंसेस की बेस पे। अगर रेलिवेंट इनकम्स एक्सपेंसेस कंसीडर करने के बाद एंड रिजल्ट प्रॉफिट हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब रेलिवेंट इनकम एक्सपेंस कैसे पहचानना है वो बता रहा हूं। पहली टिप बोलूंगा उर्दू में, बार बार रिपीट करता रहूंगा, आपने फिर जैसे मर्जी लिखना, उर्दू, पंजाबी, पश्तो जैसे मर्जी लिखना। पहला पॉइंट, इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा, इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा, एक्स्ट्रा से मुराद है कि जॉब है तो होगा, नहीं होती तो ना होता, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूं। इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट इनकम है। इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब जो पैसा इनफ्लो होगा, इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा वो इस डिसीजन की रेलेवेंट इनकम है। मिसाल के तौर पे ये हॉल वालों ने जो राइस को ऑफर की, लेट से कि 5 लाख रुपए हॉल ये रूम का ऑफर किया, तो ये 5 लाख रुपए एक रेलेवेंट इनकम है। क्यों? फीस के अलावा, फीस कहां से आ गई? अगर ये शादी हॉल वालों की ऑफर, कोई शादी हॉल कर ही ले, बार बार शादी हॉल कर, मुगल आजम वालों ने अगर इनको 5 लाख रुपए ऑफर कर दिए तो ये 5 लाख एज एन इनकम रेलेवेंट इनकम है। हाँ, क्योंकि अगर ना कर देंगे तो वो 5 लाख नहीं आएगा, ठीक है। और अगर राइस की अपनी, वैसे तो नहीं है मेरे ख्याल में, ठेका ही है, लेकिन फर्ज करें कि अपनी कोई कैंटीन हो और वो ये डिसीजन करें कि अच्छा ये मेहमान आएंगे, बच्चे बच्चे भी होंगे इनके साथ, तो बाहर अगर कोई 2-3 रेड़े लगा लें गुब्बारे वाले और वो बच्चों के छल, वो क्या होता है यार, लच्छे वाले भटूरे और इस तरह से अगर लगा लें बाहर, तो इनसे जो इनकम जनरेट होगी वो भी इस डिसीजन के लिए रेलेवेंट है। अब वो मुगल आजम वालों से तो नहीं लेने पैसे, लेकिन उनकी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो ये वाला रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा, तो हाँ ये भी रेलेवेंट होगा, रेलेवेंट इनकम। ठीक, दूसरा पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पार्किंग से जो पैसे जनरेट होंगे वो भी रेलेवेंट है क्योंकि इसकी वजह से ही होगा। दूसरा पॉइंट, इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा बिजनेस को वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। इस जॉब की वजह से जो इस बिजनेस को एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा, एक्स्ट्रा का वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर ये जॉब ना होती तो फिर ये ना होता। इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा बिजनेस का, इस जॉब की वजह से वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। रेलेवेंट एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल, हाँ। मिसाल के तौर पे आईकेएफ वाले पेनल्टी डाल देते हैं, ये क्या करते हैं, शुरू कर दिया आपने, तो आईकेएफ से 50,000 रुपये पेनल्टी पड़ जाएगा, तो वो 50,000 की पेनल्टी रेलेवेंट है क्योंकि ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो 50,000 की पेनल्टी पड़ेगी, है जी। जो यहाँ पर लाइटिंग अगर खुद हमने करके देनी हुई तो हाँ वो सब एक्स्ट्रा खर्चा बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से और मिसालें, मेरी मिसालें सुन लेना। जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सैलरीड हैं, तो शाम को वो वैसे भी रोज होते ही हैं, तो उनकी सैलरी एक दिन का हिस्सा नहीं, सैलरीड है तो उनकी सैलरी क्यों नहीं, वो ये ऑफर ना भी हो तब भी उनको सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर इस शादी जो फंक्शन के लिए इनको कहा कि नहीं हम तुम्हें उस दिन 1,000 रुपए और देंगे, तो क्या रेलेवेंट है, वो 1,000 रुपए रेलेवेंट। जनरेटर की डेप्रिसिएशन, जनरेटर तो डेप्रिशिएट पड़े हो ही जाएगा,
अच्छा, और मिसाल मुझे बताने दे। बाकी जो दूसरे इलाके में शादी हॉल्स हैं वो इस पे बुरा मनाएंगे कि भाई ये तो शादी हॉल की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ये तो राइस वाले अच्छा नहीं कर रहे। वो राइस वालों को धमकी दें कि हम आपके गुलबर्ग कैंपस में हमला कर देंगे। तो सबर पूरी बात सुन लें। तो अब अगर ये मुगल आजम वाली ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो गुलबर्ग कैंपस में भी 2 सिक्योरिटी गार्ड उस दिन रखने पड़ेंगे, लेकिन वो तो गुलबर्ग में है। लेकिन इसकी वजह से तो वो भी रेलिवेंट खर्चा हो। तो ये पहले दोनों पॉइंट, कोई बात समझ आई? तीसरा पॉइंट लिखें जी। तो थोड़ी जल्दी है ये बात, डेप्रिसिएशन थोड़ा जल्दी है ये। है जी? नहीं हो गया तो अभी नहीं हुआ ना, अभी तो डिसीजन हो रहा है। अच्छा, हम जो डिसीजन कर रहे हैं वो अभी सब फ्यूचर है। हमने अभी डिसीजन करना है कि ऑफर एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है, तो अभी सारी कैलकुलेशन फ्यूचर है, अभी हुआ नहीं है कुछ। अभी तो सब फ्यूचर के हम लोग डिसीजन कर रहे हैं। क्या अज्यूम करेंगे वो फायरिंग भी होगी और हमें ही पेनल्टी पड़ेगी। अगर वाकई ये होना ही है तो फिर वो भी रेलिवेंट होगा। मैंने वही मिसाल दी थी ना कि जो आई कैप पेनल्टी डाल देगा। तो हाँ, तीसरा पॉइंट लिखे। तीसरा पॉइंट, एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से अब वो नहीं हो सकेगा। ये रेलिवेंट एक्सपेंस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की नौसत से अब वो नहीं होगा, तो ये रेलिवेंट एक्सपेंस। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से अब वो नहीं होगा, तो ये एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से नहीं होगा, तो वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। इसकी मिसाल, राइस वाले इस एयर गेट कॉलेजेस ऑफिसेस को ये पार्किंग फैसिलिटी डेली किराए पे दिया करते थे। अब जिस दिन मुगल आजम वालों को ये जगह दे दी तो उन्होंने तो फिर अपने गेस्ट की पार्किंग वहां मैनेज करनी होगी। तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की वजह से उस दिन जो पार्किंग इनकम आनी थी वो नहीं आएगी, रेलिवेंट कॉस्ट, वो रेलिवेंट एक्सपेंस। तीसरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से अब नहीं होगा, तो वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। चौथा पॉइंट, एक आउटफ्लो होना ही था, मतलब होना ही था, तय था, इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, वो एक रेलिवेंट इनकम है। दोबारा, एक आउटफ्लो होना था, खर्चा होना था, आउटफ्लो, एक आउटफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से अब वो नहीं होगा, बच जाएगा, तो ये एक रेलिवेंट इनकम है। मिसाल के तौर पे शाम की क्लासेस नहीं होती थी, तो शाम के लिए, चूंकि कमर्शियल एरिया, बिजी एरिया है, तो एक सैलरीड गार्ड के अलावा एक और गार्ड दिहाड़ी पे रात को लाना पड़ता था। अब जब वो मुगल आजम वाले ले लेंगे उस दिन के लिए, तो फिर वो अपना गार्ड खुद लेके आएंगे, तो ये जो डेली वेजेस पे गार्ड था उस दिन के पैसे बच जाएंगे, तो वो एक रेलिवेंट इनकम। चारों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा वो रेलिवेंट इनकम है, इस जॉब की वजह से बिजनेस को जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा वो रेलिवेंट एक्सपेंस है। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से अब वो रजाया हो जाएगा, रेलिवेंट एक्सपेंस है। एक आउटफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, वो एक रेलिवेंट इनकम है। क्या हुआ? जो स्टाफ यहाँ रहता है उनको जो खाना प्रोवाइड किया जाता था, उस दिन के खाने का खर्चा बच जाएगा, रेलिवेंट इनकम। जी, अभी जो पॉइंट है ये सारे खर्चे और इनकम के हिसाब से, लेकिन फिर तो हम डिसीजन मेकिंग लेना, उसमें हम ये भी देखेंगे कि इस काम की वजह से हमारा नाम भी खराब हो जाता है हम लोग ना। अच्छा, ये जो हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, हम जो कि फाइनेंस के लोग हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को ही कंसिडर कर सकते हैं जो रुपए पैसे वाली चीज है। ये चीज हम नहीं कंसिडर कर सकते कि इससे हमारे नाम पे क्या फर्क पड़ेगा, फलानों को बुरा लगेगा, खानदान में बात शुरू हो जाएगी, नहीं अच्छा नहीं लगता, ये हम नहीं वैल्यू लगा पाएंगे। हम सिर्फ वही फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होते हैं जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। अभी एक पेज मिला है आज आपको, कोइन कॉर्प,
कल आज कल मिला होगा, नहीं मिला, बांट दें आगे। ठीक है, आगे ट्रांसफर कर देना, वो रखते जाएंगे पूरी। ये थोड़े लग रहे हैं मुझे। ये कोइन कॉर्प वाला सवाल किनको नहीं मिला अभी? और पेजेस हैं अभी कोई? खत्म हो गए? हाँ, तो ये आगे कर देना फॉरवर्ड। किधर है पेजेस भाई? यार वहीं घूमे जा रहे हैं पेजेस, फिर घूम फिर के नहीं चले जाते। उधर है कोई पेजेस? मुझे चलते फिरते नजर आ रहे हैं पेज। यार वो कोइन कॉर्प वाला कुछ नहीं मिला कुछ लोगों को। यार ये करप्शन जो आप लोग करते हैं ना, अब ये 120 से कम लोग हैं इस वक्त यहाँ पर, लेकिन पेजेस खत्म हो गए सारे। और किसको नहीं मिला ये पेज? 1 2 3 4 5 10 12 चाहिए और। हाँ जी, किनको इधर आगे हैं यार, वही पेजेस पीछे खत्म हो जाते हैं। पेज ले लें जिसको नहीं मिला। आप कितनों को नहीं मिले? चले अभी शेयर कर लें, बाकी पटियरों से ले लेना। सवाल पढ़ लीजिए। कोइन कॉर्प के नाम से सवाल है, पढ़ लीजिए और पेज को आधा फोल्ड करें, नीचे सॉल्यूशन भी है, उसको बैक साइड पे फोल्ड करें।
हाँ जी, हम क्वीन कॉर्प हैं और हमारा एक दुश्मन है एमएस। तो वैसे मेसर्स होते हैं जिसका मिस्टर होता है टेक्नोलॉजीज। हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं पीसी पीसी। हमारा प्रोडक्ट जो है वो पीसी है और हमारी फैक्ट्री में जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स की है, लेकिन हम अभी बस हर साल 6,000 बनाते हैं। कंपैरेटर प्रोडक्ट बेचता है एसजी के नाम से, ये ज़्यादा हिट है। हमारे कंपैरेटर ने हमें कहा कि ये हम दोनों को पता है कि अंदर से चीज़ें तो सेम ही है, बस वैसे ही मार्केट में तुम्हारी कोई खास रिप्यूट नहीं है, मेरी रिप्यूट है। तो तुम जो फारिग बैठे रहते हो तो अपनी फैक्ट्री में तुम हमारी 4,000 यूनिट्स बना दो, तुम्हारे पास कैपेसिटी तो है। तो 6,000 तुमने अपने बनाने, 4,000 हमारे भी बना दो, नाम उस पर हमारा लगेगा। अच्छा, अब इससे होगा क्या कि कंपैरेटर के अब और यूनिट्स बन जाएंगे और मार्केट में यूनिट्स आ जाएंगे, तो हमारे और नुकसान होगा। बहरहाल बिजनेस है, तब हमने फैसला ये करना है कि उसकी ये 4,000 यूनिट्स बनाने की ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। ये सवाल का एक ओवरऑल कहानी बताइए आपको। अंग्रेजी पढ़ के ये कहानी ना समझ आई हो। हाँ जी ठीक। तो जो 6,000 बनाते थे वो बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे। वो 6,000 यूनिट पहले भी बनाते थे, अब भी बनाएंगे। अब इस वक्त बात हो रही है इन 4,000 यूनिट्स की। तो देख लेते हैं कि 4,000 से क्या क्या रेलिवेंट इनकम है, क्या क्या रेलिवेंट एक्सपेंस है। अगर हम ये 4,000 यूनिट्स बनाएंगे तो उस दुश्मन को बेचेंगे भी, तो जो सेल्स होंगी रेलिवेंट होंगी। कितनी? 4,000 वाली। तो सेल्स बिल्कुल रेलिवेंट है। 4,000 इंटू कितने का बेचेंगे, दुश्मन को कितने का बेचेंगे नहीं बताया, तो हम पहले 15 का बेचते हैं, तो उसको भी 15 का बेच देंगे यार। तो मार्केट में हमारे कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे ना, हम उससे क्यों कम लें, हम तो उसको 15 का बेचेंगे।
क्या बात, लेकिन वो हम कितना मजीद प्रॉफिट डाल रहे नहीं बताया ना, तो चलो 15 का बेच लेते हैं। इसको तो साले को 1.5 लाख का बेचना चाहिए, वो तो दुश्मन है ना, तो उसको तो लेकिन क्या यार, क्या यार, को गाली थोड़ी होती है क्या है? 15,000 रुपए के हम अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। कस्टमर, मार्केट के जो कस्टमर्स होंगे वो हमसे कितने का खरीदेंगे, वो मार्केट के हालात है ना, वो 14,500 की प्राइस हो जाएगी। हम इस मैसेज टेक्नोलॉजी को कितने का बेचें? 15 का ही बेच लेते हैं। अगर कोई 14,500 करना है 14,500 कर ले। नहीं बताया ना हमने कितने का बेचना है, तो कितने का बेचना है? 15 का ही बेच लेते हैं, तो इसलिए 15 का बेच लेते हैं। कितना हो गया टोटल? मिलियन। अच्छा, एक तो ये 4,000 यूनिट्स बेचेंगे, एक तो ये बेचेंगे, और उसके बाद इनको बेचना है तो बनाना भी पड़ेगा। तो इन 4,000 के लिए जितना भी खर्चा आएगा वो सब रेलिवेंट है, बिल्कुल है। एक तो इन पे मटेरियल कॉस्ट लगेगी 4,000 इंटू 5,000 का तो अभी होता है ना। जब हम सप्लायर से ज्यादा मटेरियल खरीदेंगे तो वो 2% डिस्काउंट देगा, तो फिर अब 5,000 तो नहीं रह जाएगा, कितना हो जाएगा? 4,900। 19। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ है ऑन ऑल परचेजेस। जो 6,000 यूनिट्स हम अपने बनाते हैं उनके लिए भी इसकी वजह से जो पैसे बचेंगे वो रेलेवेंट है। कितने पैसे बचेंगे? तो वो जो हमें मटेरियल पे डिस्काउंट मिल जाएगा 6,100 रुपए। हमने 6,000 वैसे भी बना के बेचने थे, लेकिन जब उसका मटेरियल खरीदेंगे तो 100 रुपए की इसकी वजह से बचत आनी है, तो ये एक इनकम हो जाएगी। और लेबर 4,000 यूनिट्स और लेबर पर यूनिट कितना लेंगे? 3,000 पहले थे, तो अब हो जाएंगे वो 3,500। 14 ऑन ऑल। तो वो जो बाकी पे इसकी वजह से 500 उनका रेट बढ़ जाएगा। 6,000 इंटू 500। ये जो 4,000 यूनिट्स बनने हैं इनकी तो लेबर है, लेकिन लेबर ने रेट सब पे बढ़ा देना है। तो वो जो 6,000 पहले हमने 3,000 पे बनवा लेने थे वो भी अब 3,500 पे जाएंगे, तो 500 इसकी वजह से बढ़ा है। है जी, ये यहां पर इनकम क्यों बनाई है? तो ये हम जो पहले भी बनाते थे उस पे भी लेबर महंगी हो जाएगी इसकी वजह से। लेबर 3,000 से 3,500 कर लेगी सब पे, तो उन 6,000 पे भी 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस जॉब की वजह से। अगर सिर्फ नए वाले को 3,500 पे करते बस, कर ये 3,500 होता है, ये ना होता। और क्या खर्चा होगा? वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, उनके बारे में मजीद कुछ नहीं है, तो वो बस 2,000 ही होंगे। 2,000 पर यूनिट बताए हुए। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स है रेलिवेंट। जो 12 मिलियन है वो नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड तो फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। उनमें एक 8 लाख की फिक्स कॉस्ट है, वो चूंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी इसलिए वो रेलिवेंट है। ये 800 वाली बात मिल गई। और कुछ रेलिवेंट? अब चूंकि
अच्छा, हम दुश्मन को बना के दे रहे हैं और मार्केट में वो यूनिट्स और आ जाएंगे, हमारी डिमांड और कम हो जाएगी, तो हमें अपने यूनिट्स पे 500 रुपये डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। तो वो भी एक रेलेवेंट कॉस्ट है। वो जो 6000 यूनिट्स हमने हंसी खुशी बेच लेने थे, उन पे अब 500 रुपये हमें छोड़ना पड़ेगा। ये 500 डिस्काउंट देना पड़ेगा। 15,000 रुपए के जो बेचते थे वो 14,500 पे आ जाएगा। और हमें मजीद मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक आफ्टर सेल सर्विस शुरू करनी पड़ेगी। उस पे 500 का मजीद खर्चा होगा। नहीं, वो तो सेल ही है ना। आफ्टर सेल सर्विस में रिपेयर हो सकती है, फोन पे सपोर्ट हो सकती है, हेल्पलाइन हो सकती है, और कुछ। तो बेशक दुश्मन को बेच रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट तो है ना, बस ठीक। लेकिन अगर तो हमारी औकात ही नहीं है, होती तो पहले बना लेते, खरीदता ही कोई नहीं हमसे। क्या उनसे कंपेयर क्यों करें 6000 से? सर देखते जो डिस्काउंट वो आ गया ना, सब कंसिडर हो तो गया। तो इसीलिए तो उसको कॉस्ट लिखा है, तो इसीलिए तो उसको कॉस्ट के नाम से माइनस कर दिया ना। अब भी प्रॉफिटेबल है जी। तो वो हमारा काम नहीं है। 4000 शॉर्ट टर्म डिसीजन है ना, शॉर्ट टर्म। हम सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर जो अफराद है वो देख रहे होते हैं। कितने रुपए लिखूं बताएं? कितने रुपए लिखूं? कितने बताएं ना, कितने लिखूं बताएं? गुडविल के कितने कम कर लूं? हमने यहाँ डिसीजन मेकिंग में वही आइटम्स कंसिडर करनी है ना जिसको हम कोई वैल्यू लगा सकते हैं। हम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब ये चीजें कि इससे नाम खराब होगा, अच्छा नहीं लगेगा, नाम अच्छा हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, इसको मेजर थोड़ी कर सकते हैं। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, हम वो नहीं कर सकते किसी को। हाँ करते हैं, लेकिन वो सेठ साहब ने सोचना है, हमने तो उनको सिर्फ ये फिगर्स बतानी है। क्या जी, क्या कंक्लूजन हुआ इसका? कर लें एक्सेप्ट, प्रॉफिट है, कर लें एक्सेप्ट। क्या हुआ फिर? जैसे सेठ साहब कहे अभी तो परसों ही करूंगा, अगले हफ्ते पे देखते हैं। और 2 ही तो दिन रह गए यार इस हफ्ते। आज एफआईआर रखी थी मैंने। इस वीक में अभी सैटरडे को ही होगी एक्स्ट्रा, अगले वीक में फिर कुछ 4-5 एक्स्ट्रा कर लेंगे। और हाँ जी, इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूँ।
पहले एक हदीस सुनाई थी, जिसे जाना हुआ करें चला जाया करे, कोई मसला नहीं, ना बैठे बेशक, लेकिन अगर बैठना तो चुप चुप करके सुन लिया करें। उसमें इखलाक की इंपॉर्टेंस थी कि हक पे होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे तो जन्नत के अतराफ में घर की जमानत है, और जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में जिसका इखलाक अच्छा है। इखलाक की इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। और ये जो भी मैं अभी हदीस सुनाने लगा हूँ, इससे शायद कोई एक और नेगेटिव मतलब ना निकाल ले। इखलाक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज़िंदगी का, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है इबादत की। कुछ लोग ये समझते हैं कि बस इखलाक अच्छा है ना, बस ठीक है, फिर कामयाबी हो जाएगी। भाई अल्लाह ने हुक्म दिए, फ़राइज़ हैं, इबादत फ़राइज़ हैं, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है कि बस अच्छे इखलाक वाला तो चला जाएगा टॉप पे। इबादत का भी बहुत बड़ा वेटेज है, लेकिन इबादत सिर्फ और इखलाक में नेगेटिव, ये उसके ऊपर हदीस है। बुखारी 119, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत रात को क़याम करती है, दिन को रोज़ा रखती है, और अमल भी करती है, सदका भी करती है, और अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से अज़ियत देती है। अब गिनाए जा रहे हैं उसके नवाफिल कि रात का क़याम, दिन को रोज़ा, और अमल भी करती है, सदका भी करती है, लेकिन पड़ोसी को अपनी ज़बान से अज़ियत देती है। और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन बात होगी। मालिक मकान किराएदार में इस तरह के मसले होंगे, हमसायों में बहुत कड़वी ज़बान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत में कोई खैर नहीं, वो आग वालों में से है। लोगों ने कहा, और फलां औरत फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है और मामूली सदका भी करती है और किसी को अज़ियत नहीं देती।